Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic, that is advanced degradation. This advanced degradation is used to sequence amino acid that are present in a peptide chain, and this method involves in labeling amino टर्मिनल NH जो हमारा टर्मिनल होता है अमाइनो एसिड में, उसको लेबल करता है और उसको पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग कर देता है। तो हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए एडमंड डिग्रेडेशन यूज़ करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय पैर एडमंड। मतलब बेसिक एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये एन टर्मिनल सीक्वेंस को प्रोटीन्स में डिटरमाइन करेगा। प्रोटीन्स में, पेप्टाइड्स में, एंटीबॉडीज़ में और वैक्सीन्स में जहाँ पे भी प्रोटीन या पेप्टाइड प्रेजेंट होंगे उनके एन टर्मिनल को डिटरमाइन करने के लिए हम एडमंड डिग्रेडेशन का यूज़ करते हैं। और हमारी रिकम्बिनेशन जब होती है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस जब होती है, जब वहाँ पे रिकम्बिनेंट प्रोटीन जब बनते हैं, वहाँ पे जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है, उसको वेरीफाई करने के लिए करेक्ट हुई है वो नहीं हुई है उसको वेरीफाई करने के लिए भी हम एडमंड डिग्रेडेशन का यूज़ करते हैं। सीक्वेंस की वेरिफिकेशन के लिए जो हमारी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, वहाँ पे जो सीक्वेंस है वो करेक्टली अरेंज्ड है नहीं है, वो हमारे फंक्शनल प्रोटीन को कोड करेगा या नहीं करेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए भी हम एडमंड डिग्रेडेशन का यूज़ करते हैं। क्या करता है ये जो सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के, मतलब एक हमने सेल ली, उस सेल से हमें कोई पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, तो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो जो सीक्वेंस है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का, उसको कंपेयर किया जाता है नोवन सीक्वेंस के साथ। हम ऑलरेडी डाटा है हमारे पास नोवन सीक्वेंस का, कुछ प्रोटीन्स का, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा? देखो, कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा, जो हमने आइसोलेट किया है प्रोटीन, उस प्रोटीन को अगर हम अपने नोन डाटा से मैच करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस फैमिली से, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है प्रोटीन्स की। अगर हमें क्लास पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका फंक्शन क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काइमोट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन या फिर ट्रिप्सिन की बात करूँ, तो ये जो हमारे मेंबर होते हैं, ये प्रोटीन्स हमारे किस फैमिली के मेंबर होते हैं? सीरीन प्रोटीएज फैमिली के मेंबर होते हैं। तो मान लो मैंने एक प्रोटीन आइसोलेट किया है और उसके करेक्टरिस्टिक्स या उसके सीक्वेंस से मेरे को ये पता चलता है कि वो सीरीन प्रोटीएज फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा? उसकी कैटालिटिक मैकेनिज्म का पता चल जाएगा बेस्ड ऑन ए रिएक्टिव सीरीन रेजिड्यू, क्योंकि वो किससे बिलोंग कर रहा है? सीरीन प्रोटीएज फैमिली से। तो जो सीक्वेंस होता है न्यूली आइसोलेटेड प्रोटीन का, वो क्या शो करता है? सीक्वेंस सिमिलरिटी शो करेगा ट्रिप्सिन के साथ और कैमोट्रिप्सिन के साथ, जिसके बाद मेरे को ये पता चल जाएगा कि उसका कैटालिटिक मैकेनिज्म क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। पे मैंने बात की कि भी एडमंड डिग्रेडेशन क्या करता है? सीक्वेंस एनालिसिस करता है। ये सीक्वेंस को हमें देता है किसी प्रोटीन के, जब हमें फाइंड आउट करने हो कि इस प्रोटीन के क्या सीक्वेंस होगा, मतलब कैसे अमाइनो एसिड अरेंज होंगे, यही पता चलता है। तो हम क्यों पता करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टडी करें, उसी को हम यहाँ पे अप्लीकेशन बोल रहे हैं। तो सेकेंड ये बोल रहा है कि कंपेरिजन करता है सीक्वेंस ऑफ सेम प्रोटीन, मतलब एक ही प्रोटीन है बट डिफरेंट स्पीसीज में हम उसको कंपेयर करेंगे कि भाई ह्यूमंस में कैसा है, चिंपैंजीज में कैसा है, एप्स में कैसा है, कि वो प्रोटीन का सीक्वेंस में कोई अमाइनो एसिड म्यूटेट हुआ है, मतलब कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इससे हमें क्या पता चलेगा? हमें इवोल्यूशनरी पाथवे का पता चलेगा कि भाई ये इवोल्यूशनरी पाथवे, या फिर मतलब ये कब म्यूटेट हुए, और या फिर इनकी जो इस स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज जब बनी, तो हमारा इतने साल पहले ये जो ग्रुप है ये डाइवर्ज हुआ, क्योंकि इसमें ये चेंज आ रहा है, इस प्रोटीन में इस स्पीसीज में ये सीक्वेंस था, इस स्पीसीज में ये सीक्वेंस था। फॉर एग्जांपल हम एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम, इस जब हम एक ही प्रोटीन को दो स्पीसीज में कंपेयर करेंगे तो हम इवोल्यूशनरी टाइम निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमिलर क्या थी, हमारी जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन थी, ठीक है, उससे हमारी दो स्पीसीज निकली हैं, तो ये किस टाइम से डाइवर्ज हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीरम एल्ब्यूमिन बिन को का कंपैरिजन करूँ, किस में मिलता है? प्राइमेट्स में मिलता है। ठीक है, प्राइमेट्स क्या मतलब? मैमल्स में, मैमल्स के
क्लास है ना, ये मैमल्स में मैमल्स क्लास है ना, तो उसका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मैमल्स में, प्राइमेट में सीरम एल्बुमिन मिलता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं एंड अफ्रीकन एप्स हैं, जब मैं एप्स में और ह्यूमंस में सेम प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन के सीक्वेंस को देखूंगी तो मेरे को ये पता चलता है कि 5 मिलियन ईयर्स एगो ये एक दूसरे से डाइवर्ज हुए थे। ठीक है, ये कैसे पता चला? सीक्वेंस एनालिसिस से, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड वहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, और सेम ही प्रोटीन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, पर सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। और वो कितने साल पहले वो सीक्वेंस डिफरेंट हुआ, उससे मेरे को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे उनकी डाइवर्जेंस पता चल रही है कि भाई हमारे मेमल्स ऐप से कब अलग हुए, उनका सीक्वेंस कब चेंज हुआ। सीक्वेंस से क्या पता चलेगा? इसने बोला अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैन बी सर्च फॉर प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रिपीट, कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे कैसे अराइज होते हैं? वो डुप्लीकेशन से, मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज भी होता है, बट डुप्लीकेशन भी होती है कि रिपीट सीक्वेंस आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो डुप्लीकेशन, जीन के डुप्लीकेशन से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काल्मोड्यूलिन की, काल्मोड्यूलिन क्या करता है, कैल्शियम सेंसर होता है ना यूकैरियोट्स में, तो इसमें क्या होता है, सिमिलर कैल्शियम बाइंडिंग मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सिमिलर कैल्शियम बाइंडिंग मॉड्यूल्स कैसे अराइज हुए? जीन डुप्लीकेशन की हेल्प से। ये बता रहा है मैनी प्रोटीन कंटेन अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस डेट सर्व एज ए सिग्नल्स डिजाइनेटिंग देयर डेस्टिनेशन और कंट्रोलिंग देयर प्रोसेसिंग। कंट्रोलिंग देयर प्रोसेस के सिग्नलिंग में वो एक्ट कर रहे हैं, और वो कहाँ पे जाके बाइंड होंगे, क्या उनकी डेस्टिनेशन है, कहाँ पे जाके डिग्रेड होंगे। इस प्रोसेस को क्यों समझना है हमें? क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ में उनकी डिजाइनेशन और उनकी सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब तक हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की डिजाइनेशन नहीं पता होगा कि उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे जाके वो सेट होगा या कहाँ पे जाके वो बाइंड होगा, या फिर किस सिग्नलिंग पाथवे में वो एक्ट करता है, हम उस एबनॉर्मेलिटी को ठीक नहीं कर सकते, और हम उस डिजीज़ को भी डील नहीं कर सकते, या उस एबनॉर्मेलिटी को डील नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन है, हमें सेल से वो न्यूक्लियस से बाहर जाके एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा, उसकी लोकेशन क्या है, मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होगा या नहीं होगा, उसका पता कैसे चलता है? उनके पास एक सिग्नल होता है, सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है अबाउट 20 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का, हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू का होता है। वो उसकी हेल्प से वो बाइंड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाइंड होंगे या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल में जाके वो रिसाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उसकी लोकलाइजेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, है जब हमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता चल जाएगा, मान लो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है, कौन कौन से अमाइनो एसिड अरेंज है, इसका पता करके हम उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। माउस में इंजेक्ट करवा के या फिर रैबिट में इंजेक्ट करवा के उसकी एंटीबॉडी बन गई। अब वो स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका हमने सीक्वेंस निकाला था, वो या तो बैक्टीरिया का होगा या वायरस का होगा, जो ह्यूमन स्पीसीज को अटैक कर रहा था, पर एंटीबॉडी हमने कहाँ पे प्रिपेयर कर ली, माउस में, रैबिट में। माउस का 90% जो जीनोम है वो हमसे मैच करता है, तो उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ली। अब वो एंटीबॉडी हमें प्रिस्क्राइब करी जा सकती है ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो उसके उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट। तो ये हेल्प करते हैं, मतलब क्लोनिंग में भी हेल्प करता है, सीक्वेंसिंग, और भाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर वैल्यूएबल फॉर मेकिंग डीएनए प्रोब्स that are specific for gene encoding the corresponding protein। मतलब एक प्रोटीन को जो जीन कोड कर रहे हैं, उस जीन को कोड, मतलब सॉरी, उसके थ्रू, मतलब जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, उससे हम रिवर्स जेनेटिक के थ्रू, रिवर्स जेनेटिक्स की जो हमारी प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डीएनए प्रोब्स प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है वो किसके कोरस्पॉन्ड होगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के, जो हमारा किस में प्रेजेंट था, प्रोटीन में। ये डीएनए सीक्वेंस एज ए प्रोब यूज़ किए जाएंगे आइसोलेट करने के लिए। किसको आइसोलेट करने के लिए, जीन को आइसोलेट करने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे उस पर्टिकुलर जीन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को कोड कर रहा था। ठीक है, अब ये जीन है,
अगर हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जीन इस प्रोटीन को क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है, तो ये जीन जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की भी, कैसे फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होती है उस प्रोटीन की, और हमें एक बेस देगा कि अगर मेरे को ये फर्दर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो मेरे को कौन से प्रोब यूज़ करने पड़ेंगे, कौन सा जीन इसको कोड करेगा, वो सब मैं इससे स्टडी कर सकती हूँ। डीएनए क्लोनिंग भी कर सकती हूँ। फर्दर डीएनए क्लोनिंग करने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उस सिमिलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं किसकी, एडमेंट डिग्रेडेशन की। क्योंकि एडमेंट डिग्रेडेशन करता क्या है, वो हमारे सीक्वेंस निकालता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के, कि क्या अमाइनो एसिड सीक्वेंस है इस पर्टिकुलर प्रोटीन में, उससे हम क्या क्या आगे स्टडी कर सकते हैं वो बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम समझते हैं कि एडमेंट डिग्रेडेशन किया क्या कैसे जाता है। देखो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी प्रोसेसेस का जिसके थ्रू हम सेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, अपने प्रोटीन को। ठीक है, फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग आती है जो अब हम स्टडी करेंगे कि भाई सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है। तो क्या होता है, प्रोटीन प्योरीफाई कर लिया, होमोजेनिटी भी होगी उसकी, अब हमें उसका निकालना है अमाइनो एसिड सीक्वेंस, मतलब उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे निकालना है कि भाई वो कौन सी चेन से मिलकर बना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अमाइनो एसिड की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारी जो पेप्टाइड यहाँ पे आई होगी, मतलब जो प्रोटीन आया होगा, उसको हमें हाइड्रोलाइज्ड करना है। हाइड्रोलाइज्ड करना है उस प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसको हाइड्रोलाइज्ड करना है। इसका रीज़न क्या है, देखो हमें पता है कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जब अटैच होते हैं तो क्या होता है, वाटर लॉस होता है, मतलब वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, या क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन होती है ना, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलते हैं वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड करके क्या होगा, हमारा अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड की फॉर्म में यहाँ पे अटैच है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, यही होगा, यही रीज़न है हमारा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने का। तो सबसे पहले हम उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे बाय हीटिंग इट इन 6 मोलर कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालेंगे, और टेम्परेचर लेंगे 110 डिग्री सेल्सियस, और 24 आवर्स के लिए हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अमाइनो एसिड यहाँ पे हाइड्रो सेट हुए हैं उनको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पोलरिटी के बेस पे सेपरेट करती है ना मॉलिक्यूल्स को। तो हमारे अमाइनो एसिड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे मतलब अगर वो ज्विटरायन में की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या अगर हम यहाँ पे पीएच वीएच अलग ले रहे हैं तो एसिड ले रहे हैं तो किसी चीज़ से बाइंड हो सकते हैं, तो उनकी पोलरिटी के बेस पे हम उनको सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो अमाइनो एसिड है उसको हम यहाँ पे हमने क्या की, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के साथ उन्होंने हमने वो सेपरेट कर लिया। अब जो आइडेंटिटी होती है ना अमाइनो एसिड की, वो कैसे पता चलेगी, इल्यूशन वॉल्यूम से पता चलेगी, इल्यूशन वॉल्यूम से पता चलेगी। इल्यूशन वॉल्यूम क्या होता है, इल्यूशन वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, बफर का वॉल्यूम होता है जो अमाइनो एसिड को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से एक्सक्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इल्यूशन के लिए मतलब अमाइनो एसिड को इल्यूट आउट करने के लिए चैम्बर से जो बफर का जितना सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे वो क्या होता है, इल्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कैसे रिवेल्ड करी जाती है, निनहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करवा के। अमाइनो एसिड निनहाइड्रिन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक इंटेंस ब्लू कलर देते हैं, बट जो हमारा प्रोलीन होता है वो ब्लू कलर नहीं देता, वो क्या देता है, येलो कलर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी आर ग्रुप जो अटैच होता है अमाइनो एसिड से, उसमें यहाँ पे सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये येलो कलर देता है, कौन, प्रोलीन। जो कंसंट्रेशन है कि क्या कंसंट्रेशन जो है अमाइनो एसिड के एक सॉल्यूशन में जब हमने वो हीट कर लिया निनहाइड्रेन के साथ, तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल होगी, वो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में देखेंगे तो वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बेस पे हम मतलब कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अमाइनो एसिड की। ये टेक्निक डिटेक्ट कर सकती है 10 माइक्रोग्राम मतलब नैनो मोल को ऑफ अमाइनो एसिड को भी ये क्या कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है। और अगर हमें और भी ज़्यादा मतलब 10 नैनोग्राम से भी कम 10 पिको मोल अगर अमाइनो एसिड हमें डिटेक्ट करना है तो हम निनहाइड्रेन की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरेस
अमाइन। जो क्यों यूज़ करेंगे फ्लोरेस अमाइन को? इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाता है और हाईली फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हाईली फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो जो माइन्यूट सी कंसनट्रेशन भी होगी हमारे अमाइनो एसिड की, वो भी डिटेक्ट की जा सकती है और वो भी सेपरेट की जा सकती है। अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये हमारा इल्यूशन वॉल्यूम टू एब्जॉर्प्शन ड्रॉ किया गया है। मतलब एक्स एक्सिस पे इल्यूशन वॉल्यूम हम प्लेस करेंगे और एब्जॉर्प्शन हम अपनी वाई एक्सिस पे करेंगे। और ये जो है हमारा ग्राफ तब आएगा जब हमें पता चल जाएगा कि भाई अमाइनो एसिड की क्या कंपोजिशन है। कैसे पता चलेगा? जैसे मैं बोल रही हूँ कि इल्यूशन वॉल्यूम से पता चलेगा। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने प्रोटीन को क्या कर सकते थे, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन थी जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे अटैच हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। अब पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बोला कि वाटर का रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो अगर मैं वाटर ऐड कर रही हूँ तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। अब अमाइनो एसिड हो गए अलग। फिर हम इसमें एक यूज़ कर रहे थे HCl। अब जो HCl है उसका pH अबाउट 3 के आसपास होता है, एसिडिक होता है ना वो, तो हाईली एसिडिक है। जितना 7 से जितना कम जाते जाएंगे हम, जितना पीएच कम होता जाएगा उतना ज़्यादा हाईली एसिडिक इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो पीएच होता है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड को या तो डीप्रोटीनेट करता है, ठीक है, या फिर हमारा क्या करता है, प्रोटोनेट करता है, यही तो काम करता है। तो उस पीएच के इफेक्ट की वजह से जो उसमें क्या आएगा, आयनिक चार्ज आएगा, ठीक है। तो आयनिक चार्ज आएगा तो उस आयनिक चार्ज की वजह से हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको सल्फोनेट पॉलीस्टाइरीन डिज़ाइन पे क्या कर लेंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो सेग्रीगेट हो गए, जो सेग्रीगेशन है अमाइनो एसिड का किसके बेस पे है, पोलरिटी के बेस पे। पोलरिटी मतलब उन पे जो क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जो डीप्रोटीनेशन और प्रोटीनेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब हमें उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बफर यूज़ करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे बफर यूज़ कर रहे हैं वो है सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब जो सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारा अमाइनो एसिड एसिडिक है, हाईली एसिडिक है या बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल रहता है हमारे एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वो किस पे डिपेंड होगी, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड चार्ज ऑन इट, ठीक है। फिर हम जब बफर के थ्रू अपने अमाइनो एसिड को सेपरेट आउट कर लेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है, हमने पहले थोड़ी कंसंट्रेशन डाली अमाइनो एसिड की, सॉरी उसकी बफर की, जैसे 0.2 मोलर अगर मैंने कंसंट्रेशन ली सोडियम सिट्रेट की, तो हमारे जितने भी pH 3.25 तक के जो पीएच पे हमारे वो थे क्या बोलते हैं अमाइनो एसिड, वो सारे क्या हो गए हमारे सेपरेट आउट हो गए, इल्यूट आउट हो गए, मतलब बाहर आ गए। फिर हमने ज़्यादा कंसनट्रेशन ली उनके आयनिक आयन, मतलब जो भी उनका प्रोटोनेशन है उसको बैलेंस करने के लिए। फिर हमने 0.5 पे और पीएच हमारा लिया 4.25, तो उस पर हमारे और अलग आ गया अमाइनो एसिड। फिर पीएच हमने इंक्रीज़ किया 5.28 तक, और मोलर कंसंट्रेशन हमने जो अपने सिट्रेट किया वो कम करी। तो लास्ट में हमारे आगे बेसिक वाले, तो सबसे पहले हमारे जो इल्यूट आउट होकर आते हैं वो एसिडिक आते हैं। फिर लास्ट में हम पीएच बढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिक की तरफ जा रहे हैं, और कंसंट्रेशन हम कम करते जा रहे हैं अपने सिट्रेट की, तो ये बेसिक वाले अमाइनो एसिड आ जाएंगे, जैसे आर्जिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे अमाइनो एसिड सारे सेपरेट आउट हो गए तो हमें अमाइनो एसिड की क्या देखनी है, कंसंट्रेशन। अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हैं कि जितना अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, उसके बेस पे हम कंसंट्रेशन निकाल देते हैं, तो उससे हमारी कंसंट्रेशन निकल जाएगी। तो ये ग्राफ हमें यही बता रहा है, जैसे इसमें एस्पार्टिक एसिड है हमारा, वो उसकी एसिडिक साइड चेन होती है उसका अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होता है, H2CNH3 पॉजिटिव एंड COOH। अगर मैंने pH 7 ले लिया ना, ये तो मेरा pH 3 के अराउंड, सॉरी pH 1 होगा जब, तब ये स्ट्रक्चर होगा। अगर मैंने pH 7 ले लिया जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल pH होता है, 7.5 होता है वैसे तो, पर pH 7 भी अराउंड 7.5 है, तो हम इसको न्यूट्रल pH पे अगर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हट जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ पीएच को, तो इसका
जो आयनिक मतलब कि ये न्यूट्रल ना रह के क्या होगा, आयनिक फॉर्म कर रहा है, तो ये जल्दी इल्यूट आउट होगा। और मेरे को कंसंट्रेशन क्या है, कम लेनी पड़ेगी सोडियम सिट्रेट की, जो कि एक बफर है। बट जब मैं आर्जिनिन पे जा रही हूँ, आर्जिनिन क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक साइड चेन है, तो ये इसको ये क्या होगा, सबसे लास्ट में इल्यूट आउट होगा। तो मेरे को ऐसे पता चल जाएगा कि भाई इतना पीएच लेने पे और इतनी कंसंट्रेशन लेने पे कोई एक अमाइनो एसिड निकल रहा है, तो वो कौन सा हो सकता है, डिपेंडिंग क्योंकि मेरे को पीएच से ये पता चल जाएगा कि वो डी प्रोटोनेट होगा या प्रोटोनेट होगा, और पीएच से मैं ये पता कर सकती हूँ कि कौन सा अमाइनो एसिड कितने पीएच पे डी प्रोटोनेट होगा और कितने पे प्रोटोनेट होगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा, अमाइनो एसिड कंपोजिशन पता चल जाएगी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से अमाइनो एसिड यहाँ पे बाउंड है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या जाता है, एस्पार्टेट, एक एस्पार्टेट है, वन एनालिन है, वन फिनाइल एलानिन है, वन आर्जिनिन एंड टू ग्लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है हमारी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसको हम यहाँ पे जिसकी हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। Now we have to identify the N terminal amino acid, और एडमन डिग्रेडेशन क्या करता है, वो N टर्मिनल को ही अलग करता है, N टर्मिनल से ही बाउंड होता है, ठीक है, और उसके थ्रू ही N टर्मिनल से ही वो N टर्मिनल को ही आइडेंटिफाई करता है, और उसी के थ्रू वो अमाइनो एसिड को सेपरेट आउट करता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। तो क्या करते हैं एडमन डिग्रेडेशन में, वो सिक्वेंशली रिमूव करता है, मतलब मान लो 6 अमाइनो एसिड बाइंड हो रहे हैं, तो एक साइड पे एन टर्मिनल होगा, एक पे सी टर्मिनल होगा, यही होगा ना पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो जो वन बाय वन इससे बाइंड हो गया, इसको रिमूव कर दिया, फिर दूसरे को रिमूव करा, फिर तीसरे को, ये साइकिल चलती जाएगी, और एक साइकिल होती है 1 आवर की। तो जो एडमन डिग्रेडेशन है वो सिक्वेंसली रिमूव करेगा वन रेजिड्यू एट ए टाइम फ्रॉम द अमाइनो एंड ऑफ ए पेप्टाइड चेन। यहाँ पे हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे अनचार्ज्ड, ये चार्ज नहीं है ना, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड अमाइनो ग्रुप जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसमें जो साइड चेन होगी, साइड मतलब एंड पॉइंट पे जो हमारा अमाइनो एसिड होगा, जैसे यहाँ पे एलानिन है, एसिडिक है ये नेचर में, तो यहाँ पे एलानिन की साइड चेन हमारी क्या है, अनचार्ज है, इसके साथ बाइंड हो जाएगा फिनाइल आइसोथाइनाइल, सॉरी साइनेट। ये क्या फॉर्म कर देगा, इसके साथ बाउंड होके ये फॉर्म करेगा फिनाइल थायोकार्बोमाइल डेरिवेटिव, फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव फॉर्म करेगा, ठीक है। और जब ये हमारा यहाँ पे एक डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, अब जैसे ही माइल्ड एसिडिक कंडीशन इसको प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे हम HCl वगैरह जब हम यूज़ करेंगे, माइल्ड एसिडिक कंडीशन जब प्रोवाइड करेंगे, तो ये साइक्लिक डेरिवेटिव क्या है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये साइक्लिक है ना, इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है भाई ये साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक जो डेरिवेटिव है लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट मतलब सेपरेट आउट हो जाएगा, पर सेपरेट आउट अकेला नहीं होगा, एक अमाइनो एसिड के साथ होगा। अब यहाँ पे जो पेप्टाइड चेन है वो शॉर्ट हो रही है, क्योंकि मान लो 6 अमाइनो एसिड बाइंड होके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे, उससे एक अमाइनो एसिड थायोसाइनाइड के साथ बाइंड होके अलग हो गया, ठीक है, तो हमारी वन रेजिड्यू से शॉर्ट हो गई हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, इस साइक्लिक कंपाउंड को हम PTH बोलेंगे। अब PTH बोलेंगे और अब इसके साथ एक अमाइनो एसिड बाइंड है, मेरे को नहीं पता कौन सा अमाइनो एसिड है, तो उस अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन करी जाएगी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। एक वन बाय वन अमाइनो एसिड हमारा सेपरेट होता जाएगा, उसको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई करते जाएंगे। अब एक हो गया, फिर दूसरी साइकिल चलाएंगे, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, ऐसे एक साइकिल, ये पूरी साइकिल 1 आवर में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और वन बाय वन अमाइनो एसिड एक्सक्रीट होते जाएंगे और उनको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने एडमंड डिग्रेडेशन में एग्जांपल लिया, वो 6 अमाइनो एसिड को कंसिस्ट कर रहा था, मतलब शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन थी। मान लो 15 रेजिड्यू प्रेजेंट हो, 15 नहीं 50 रेजिड्यू प्रेजेंट हो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है। तो हमें बहुत बार साइकिल रिपीट करनी होगी एडमंड डिग्रेडेशन की, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक साइकिल में अमाइनो एसिड निकल के आए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो एफिशिएंसी है रिलीज की,
मान लो हर एक राउंड पे 98% है, ठीक है, पर जो प्रोपोर्शन है करेक्ट अमाइनो एसिड का हर 60 राउंड के बाद वो कितना हो जाएगा, 0.98 और 0.3%, ठीक है, मतलब इम्प्योर मिक्सचर आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देंगे पहले ही, उसको क्लीव करके, क्लीव करने के बाद हम एडवांस डिग्रेडेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे प्योर फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम का यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइनोजन ब्रोमाइड, साइनोजन ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला था CnBr। ये स्प्लिट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को ओनली ऑन द कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ मिथेनिन रेजिड्यू, ओनली मिथेनिन रेजिड्यू की कार्बोक्सिलिक साइड को साइड से ही उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे मिथेनिन है, ठीक है, तो जितने भी मिथेनिन होंगे और वो मिथेनिन जहाँ पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ से वो उसको कट कर देगा, क्या, साइनोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इसलिए ये प्रोटीन मान लो, एक प्रोटीन है मान लो उसमें 10 मिथेनाइन रेजिड्यू है, ठीक है, मिथेनाइन रेजिड्यू है, तो वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन देगा, अगर मैं क्लीव कर रही हूँ CnBr से, मतलब साइनोजन ब्रोमाइड से कट कर रही हूँ, तो 11 रेजिड्यू आ जाएंगे, मतलब 11 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन मेरे पास आ जाएंगी। तो हाईली स्पेसिफिक क्लीवेज इज आल्सो ऑब्टेन्ड, एक और एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के थ्रू भी ऑब्टेन किया जा सकता है स्पेसिफिक क्लीवेज, ठीक है। ये क्या है हमारा, ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, कौन सीक्रेट करती है, पेनक्रियाज सीक्रेट करती है। तो ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड चेन को कहाँ पे कट करेगा, कार्बोक्सिलिक साइड पे, कार्बोक्सिलिक साइड या तो लाइसिन की हो या फिर आर्जिनिन की हो, ठीक है। ये क्या हमारे बेसिक अमाइनो एसिड, तो इनकी मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसपे या तो लाइसिन प्रेजेंट है या फिर आर्जिनिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आर्जिनिन और लाइसिन है उसकी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा उस साइड से वो कट कर देगा, यही बात है। तो मान लो एक प्रोटीन कंटेन कर रहा है 9 लाइसिन रेजिड्यू और 7 आर्जिनिन रेजिड्यू, तो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन आएंगी, उसमें से कट के 17 पॉलीपेप्टाइड चेन दे देगा, अगर मैं ट्रिप्सिन के साथ उसको ट्रीट करा रही हूँ, ठीक है। तो हर एक एंड पे जितनी भी 17 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, हर एक एंड पे या तो आर्जिनिन प्रेजेंट होगा या लाइसिन प्रेजेंट होगा। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में जिसमें बहुत सारे रेजिड्यू प्रेजेंट है, 50 या मोर देन 50 प्रेजेंट है, उसमें हम पॉलीपेप्टाइड चेन को पहले प्योर फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करते हैं। तो उसके लिए हम केमिकल क्लीवेज या फिर एंजाइमेटिक क्लीवेज यूज़ करते हैं। जैसे केमिकल क्लीवेज के लिए साइनोजन ब्रोमाइड यूज़ कर लिया, आइडोसो बेंजोनेट बेंजोएट यूज़ कर लिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज़ कर लिया, 2-नाइट्रो-5 थायोसाइनो बेंजोएट यूज़ कर लिया। तो ये इनकी स्पेसिफिक क्लीवेज साइट होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हमारी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन कट हुई है। जैसे ये मिथेनाइड रेजिड्यू पे, ये ट्रिप्टोफैन पे कट करेगा, ये एस्परजिनिन और ग्लाइसिन पे करेगा, ये सिस्टीन की अमाइनो साइड को कट करेगा। ऐसे ही एंजाइमेटिक क्लीवेज करते हैं ट्रिप्सिन के थ्रू, क्लोस्ट्रिपेन के थ्रू, या स्टेफाइलोकोकल प्रोटीज के थ्रू, थ्रोम्बिन के थ्रू, काइमोट्रिप्सिन के थ्रू, या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के थ्रू। इनकी भी अपनी स्पेसिफिक साइट होती है, ठीक है। ये टेबल बस हमें ये बताती है कि कौन से रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी क्लीवेज साइट क्या होगी। अब बताओ, जो बड़ी ही लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसको हमने यहाँ पे एंजाइमेटिक क्लीवेज से स्पेसिफिक केमिकल क्लीवेज के थ्रू क्या कर लिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडमान मेथड, जिसके बाद हमारा 1 बाय 1 हमें सीक्वेंस भी पता चल जाएगा कि अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, और 1 बाय 1 जो हमारे अमाइनो एसिड आएगा उसको हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई भी कर देंगे, ठीक है। पर इस पॉइंट पे जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है सेगमेंट का प्रोटीन्स का, वो नोन होता है, बट उनका जो ऑर्डर होता है वो अननोन होता है। मतलब हमें ऑर्डर नहीं पता होता, बस सीक्वेंस पता चल जाता है कि भाई इसमें ये अमाइनो एसिड है, पर ऑर्डर नहीं पता चलता कि किस ऑर्डर में वो अरेंज है, ठीक है। मतलब कि हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं पता चलता ओरिजिनल प्रोटीन का, ठीक है। तो वो कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो ओवरलैपिंग प्रोटीन्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये हमारे ओवरलैपिंग अमाइनो एसिड है, उसके थ्रू हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखें अगर हम, तो यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन जो क्लीवेज है वो कार्बोक्सिलिक साइड पे कट करेगा एरोमेटिक और कुछ नॉन पोलर रेजिड्यू के, ठीक है। तो हमारी ये चेन आ गई, मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन
कट होने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा, अब हमें ये पता है कि जो ट्रिप्टिक पेप्टाइड है वो ओवरलैप करेंगी किसके साथ, ट्रिप्टिक पेप्टाइड के साथ, क्योंकि जो ट्रिप्सिन है उसने कट किया एलानिन पे या लाइसिन वाली साइड से, तो यहाँ पे एलानिन लाइसिन आ गया और यहाँ पे भी लाइसिन है, तो ये कट हो गया। अब जब मैं सीक्वेंस में ड्रॉ करती हूँ कि ट्रिप्टिक साइड ये मेरी है, थ्रेओनीन है, फिनाइल एलानिन वैलिन और लाइसिन है, फिर उसके बाद एलानिन एलानिन ट्रिप्टिन ग्लाइसिन है, लाइसिन है। अगर मैं इसको देखूँ तो उस पूरी चेन में काइमोट्रिप्टिक पेप्टाइड क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बता देती है कि हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे।